तैयांग को ऐसा फील हुआ जैसे वो अभी अभी एक अलग वर्ल्ड से वापस आया हो। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ सिर्फ वो और जॉन्गकुक एग्जिस्ट करते थे। वो शायद काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा था, सिर्फ स्काई को स्टेयर करते हुए। तभी उसका अटेंडेंट वरिड लुक के साथ आया। माय लॉर्ड। तैयांग ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे वो और इंटरप्शन सुनना नहीं चाहता था। फिर वो अपने आप कार में बैठ जाता है। आज की मीटिंग का डाटा जो मार्क ने प्रिपेयर किया था रेयर सीट के एक साइड पर नीटली रखा था। कार स्टार्ट होते ही तैयांग उसका कंटेंट स्कैन करना शुरू करता है, अपने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। उसके दिमाग के एक कोने में कंसंट्रेशन टफ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कामली रीड करता रहा, क्योंकि यही राइट थिंग था। अपनी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया था जब तैयांग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स पूरा न किए हों। आज भी वैसे ही एक दिन था। टाइम स्मूथली फ्लो कर रहा था। उसके डिस्पोजन में ज़्यादा चेंज नहीं आया। कार जब सिटी के सेंटर पहुंची और कंपनी बिल्डिंग के सामने पार्क हुई, ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुल तरीके से डोर ओपन किया। तैयांग एक लाइट हार्ट के साथ कार से उतरता है, डायरेक्टर्स को नेचुरली ग्रीट करता है और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आकर डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, बिना किसी के तरफ देखे। मीटिंग शुरू होते ही हीटेड हो गई कमरा, जैसे कि उसने पहले ही सस्पेक्ट किया था। रूम एक वार जोन जैसा बनने वाला था। आज एक क्लियर वॉकवे चूज करना था और तैयांग अच्छी तरह अवेयर था कि उसका डिसीजन कितना क्रूशियल होगा। ड्यूक ऑफ किम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डायरेक्शन डिसाइड करना। तैयांग अपने सामने रखे डेटा पर फोकस करता है, हेडिक को इग्नोर करते हुए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फ्रेज उसके माइंड में एमलेसली वॉन्डर कर रहे थे। वो कुछ ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ ही नहीं आया कि वो देख क्या रहा है। फिर तैयांग कुछ अजीब नॉइजेस सुनने शुरू किए। पहले समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे एक फेमिलियर साउंड क्लियर होने लगा, जैसे एक बाईसाइकिल गिर रही हो, उसके व्हील्स हवा में स्पिन कर रहे हो, लिप्स रसल कर रहे हो और सब कुछ तैयांग के हार्ट बीट के रिदम के साथ मिक्स हो रहा हो। ये हेलुसिनेशन उसे और स्ट्रॉन्ग पकड़ने लगा। उसने टेबल पर रखा वाटर ग्लास उठाने की ट्राई की अपनी बोनी फिंगर से, लेकिन जितना तैयांग प्रेजेंट पर फोकस करना चाह रहा था प्रेजेंटेशन पर, हेलुसिनेशन उतना ही क्लियर होता गया और उसे एक बॉग लाइक मेमोरी में खींचने लगता है। उसके माइंड में जॉन्गकुक की इमेज आना शुरू हो जाता है, जो गिर रही थी। तैयांग को अपने सीने में हार्ट बीट जोरों से बीट करता हुआ महसूस होता है। डिस्टेंस होने के बावजूद उसे ऐसा लगा जैसे वो उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल कर पा रहा हो, रोजेस की तरह। उसके लिप्स ड्राई फील होने लगे, थ्रोट थ्रस्टी हो गया, लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक ने उसकी तरफ देखा, सब कुछ फेड हो गया। सिर्फ वही बचा था, एक लिटिल बॉय का इमेज, एक लिटिल बॉय का पिक्चर, जो डस्टी रोड पर गिरने के बाद उठकर खड़ा हो गया था। तैयांग को उस मोमेंट में एक अजीब ह्यूमिलिटी फील हुई, जैसे उसके अंदर कुछ पहली बार जगा हो। शायद उसका हार्ट तभी से जानता था, लेकिन उसने हमेशा डिनाई किया। अभी भी वैसे ही था। जॉन्गकुक के सामने वो हमेशा वीक और सेवी फील करता था, चाहे उसके पास पावर और मनी हो। शायद इसी वजह से वो हमेशा उसे पुश करता रहा, ताकि खुद के बारे में थोड़ा वो बेटर फील कर सके। एक्सक्यूज़ मी ड्यूक, किसी ने उससे बुलाया। तैयांग का ध्यान रियलिटी में वापस आता है, लेकिन तैयांग के अंदर एक एम्प्टीनेस थी। उसे बस नॉनसेंस बोलकर मीटिंग ख़त्म करनी थी, घर जाकर स्लीपिंग पिल्स लेना था और कुछ नहीं। अब उसे वर्ल्ड के एंड होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये एक क्रेजी थॉट था, लेकिन उसके लिए वही ट्रूथ था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा, लेकिन अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील किया। फिर उसने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और कामली बोला, आई अपोलोजाइज, आई डोंट थिंक आई एम इन द राइट माइंड सेट टू मेक एनी फाइनल डिसीजन राइट नाउ। रूम में साइलेंस छा गया। तब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला, मुझे लगता है हमें बोर्ड के डिसीजन को रेस्पेक्ट करना होगा और फाइनल कोऑर्डिनेशन मिस्टर हसन हैंडल करेंगे। ये लॉजिकल था,
क्योंकि हसन पहले से ही प्रैक्टिकल मैनेजमेंट लीड करते हुए आए थे और वो तैयांग के मेंटर भी थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपना डिसीजन सुना दिया था और उसके बाद मीटिंग हॉल में एकदम साइलेंस छा गया। सब सोच रहे थे, क्या सच में र्यूमर्स सही है? क्या ड्यूक की हेल्थ खराब हो गई है? और अगर हाँ, तो किम फैमिली का फ्यूचर क्या होगा? सभी लोग तैयांग की तरफ क्यूरियस नज़र से देख रहे थे। धीरे धीरे वो अपनी सीट से उठ गया। लगता था जैसे उसने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है। उसने कामली कहा, वंस अगेन आई अपोलोजाइज। चाहे वो अंदर से वीक और डिसकरेज्ड फील कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी स्ट्रॉन्ग और एलिगेंट थी। बस उसकी आंखों की छोटी सी शिफ्टिंग ने सबको अनईजी कर दिया। तैयांग की प्रेजेंस बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक कोल्ड फायर, और सबको उससे डिस्टेंस फील हो रहा था। जब तैयांग रूम से बाहर चला गया, तभी लोगों की विस्पर्स शुरू हो गई। सब बातें कर रहे थे कि ड्यूक के माइंड में क्या चल रहा है। बाहर निकलते वक्त तैयांग ने अपना टाई जोर से खोलकर क्रम्पल कर दिया और पॉकेट में डाल दिया। उसने अपने अटेंडेंट से कहा, मुझे आज और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसकी वॉइस लास्ट में थोड़ी क्रैक हो गई थी, फिर भी वो बिना रुके मार्बल स्टेप्स उतर गया, लॉबी क्रॉस की और बाहर के ब्राइट वर्ल्ड में आ गया। थोड़ी ही देर बाद र्यूमर्स और तेज़ी से फैलने लगे और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब हुई जब सडनली बोगम वापस सिटी में आ गया था। आरबिश पहले र्यूमर्स थे कि बोगम गार्डनर और जंगकुक को लेकर आरबिश से भाग गया है। मिसेस पार्क ने इन सब बातों को डिनाई किया था, लेकिन लोगों को मालूम था कि बोगम जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए सबको लगता था कि शायद दोनों भाग गए होंगे और अपनी एक हैप्पी फैमिली शुरू कर रहे होंगे। लेकिन अब जब बोगम खुद यहाँ आरविश में था और उसे भी नहीं पता था कि जॉन्गकुक और उसका अंकल कहाँ गए हैं, तब सबकी फेरी टेल वाली सोच टूट गई। जैसे ही बोगम सिटी में एंटर हुआ, उसने एक फेमिलियर आवाज़ सुनी, बोगम। वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। मिसेस मोना किचन के अंदर से बाहर दौड़ती हुई आ रही थी। सांस फूलते हुए वो उसके पास आकर रुक गई और तुरंत पूछ लिया, क्या तुम जानते हो जॉन्गकुक और उसके अंकल कहाँ है? बोगम शॉक में पलक झपकता है, फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है। उसने धीरे से सिर हिला दिया। सबको समझ आ गया कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए। उसने अपने फादर को पहले ही बताया था कि वो आरबिश वापस आएगा ताकि जॉन्गकुक और अंकल वांग की डिसअपेरेंस के बारे में पता कर सके, लेकिन डॉक्टर पार्क ने उसके एफर्ट्स को वेस्ट बोला और उसे स्कूल वापस भेजने की डिमांड की, पर बोगम अपनी जिद पर टिक गया। मिसेस मोना को उसने सॉफ्टली बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके कहने पर मिसेस मोना और भी डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन तुरंत अपनी गलती समझ के बोली, ओह डोंट अपोलोजाइज बेटा, मुझे अफसोस है तुमसे ऐसे अचानक पूछने का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इधर उधर देखने लगी और चुपके से अपनी आंख पोंछने की कोशिश की। फिर उसने बोगम को छोड़ दिया और माफ़ी मांगी कि उसने जल्दी में उसका हाथ पकड़ लिया था। बोगम बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे रीएश्योर करके वहाँ से निकल गया। बोगम गार्डन से तेज कदम बढ़ाता हुआ फॉरेस्ट की तरफ गया। इतने दिनों बाद उस जंगल को देखकर उसे एक अजीब सी उम्मीद जगी। उसके दिल के एक कोने में एक इरेशनल होप था कि शायद केबिन तक पहुंचते ही जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो जॉन्गकुक और अंकल वंग वापस आ गए होंगे। ये उम्मीद बोगम अपने दिल में एक फ्रेगल खजाने की तरह संभाल कर रखी थी, लेकिन जैसे ही वो कॉटेज के पास पहुंचता है, बोगम की सारी उम्मीदें टूट गई। कॉटेज के आसपास घास और वीड्स उग चुके थे। सब कुछ छोड़ चुका था। कुकी, क्या तुम सच में चले गए हो? बोगम धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ कॉटेज के सामने आकर रुक गई, जैसे हवा भी चुप हो गई हो। केबिन को देखते देखते उसके पैरों से जान निकल गई और वह फॉरेस्ट की ज़मीन पर गिर गया। रोते हुए जॉन्गकुक का नाम बार बार पुकारता रहा। उसके रोने की आवाज़ जंगल में गूंज उठी, पर वापस सिर्फ खामोशी मिली। आरबिश में जॉन्गकुक है ही नहीं। दूसरी तरफ तैयांग अपने आप को भटकते हुए पाया। बिजनेस मीटिंग से डिसमिस होने के बाद उसके पास करने को कुछ ही नहीं था।
वो हंसते हुए चल रहा था, जैसे अपने ही हाल पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। वो शायद ये सब उस स्लीपिंग पिल्स का असर था जो वो बार बार लेता था। सब कुछ उसके लिए एक ही वक्त में रियल भी लग रहा था और अनरियल भी, जैसे वो जाग भी रहा हो और एक लिस्टलेस ड्रीम में भी हो। उसका सिर दर्द से फट रहा था और पूरे बॉडी में सूनापन और थकान थी। उसके अंदर ऐसी गर्मी थी जैसे वो जल रहा हो, और साथ ही उसे लग रहा था जैसे वो बर्फ बन रहा हो। तंग रुक नहीं पा रहा था, उसके पैर बस चल रहे थे, चाहे दिमाग बार बार कह रहा था कि रुक जा और आराम कर। लेकिन वो दर्द सहना पसंद करता था, क्योंकि वो दर्द उसे जोंगकुक की यादों से बचाता था। अगर वो यादों में डूबता तो फिर से उसके खुद के अंदर खालीपन और बर्बादी में गिर जाता वो। ये पहली बार था जब तयंग अपने अंदर ऐसी डिस्परेशन महसूस की थी। उसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, जोंगकुक वापस आ जाए। उसके बिना वो अपनी ज़िंदगी पुरानी तरह से जी नहीं सकता था। तयंग एक बेचैन सी हंसी हंसता है, हवा में ही उसे पुकारता है, तुम ही हो, तुमने ही मुझे ऐसा बना दिया है। अब इतना तो बनता है कि तुम मुझे ऐसे देखकर खुश हो जाओ। वो इधर उधर देखते हुए उसकी एक झलक ढूंढने लगता है, हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप से हंसने लगता है पागलों की तरह। लेकिन जब उसे कुछ और नज़र नहीं आया, तयंग फिर से धीरे से कहा, वापस आ जाओ जोंगकुक। उसके दिल में बस एक ही इच्छा था, उसे फिर से देखना, चाहे वो उसकी मिजारी पर हंसे, उसके हालत पर हंसे, चाहे जोंगकुक उससे नफरत ही क्यों ना करते हों। तयंग को सिर्फ एक बार उसे देखना था। उसने दांतों को कसकर अपने पीठ को और तेज कर दिया, बिना किसी डायरेक्शन के चलना जारी रखा। तयंग बिना डायरेक्शन के चलता रहा, पता ही नहीं चला वो आरविश की रोड पर आ गया है। उसके सामने वही फेमिलियर रोड थी जो उसे वापस बुला रही थी, और तभी उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर उभर कर आ जाता है, जोंगकुक की, जैसे वो उसे लास्ट टाइम मिला था। जोंगकुक तयंग की तरफ इतने सच्चाई से देख रहा था जैसे बस वो चाहता हो कि तयंग बस उसे प्यार करे। ये सोचकर उसके कदम लड़खड़ा गए। जोंगकुक हमेशा उसके लिए एक मैग्नेट जैसी थी, जिसके पास वो खुद ब खुद खींचता हुआ चला जाता था। उसके बिना तो वो अपना दिमाग और अपनी सैनिटी तक खो देता था। एक कदम और आगे, फिर एक और। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जोंगकुक मुस्कुराकर उसे इनकरेज करता गया और इनकरेज करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसने उसे टच करना चाहा, तस्वीर गायब हो जाता है। वो समझ गया बस एक हेलुसिनेशन थी ये। तयंग की सांस तेज और भारी हो जाता है। उसकी थकी आंखें बस उस जगह को घूर रही थी जहाँ अभी अभी उसने जोंगकुक को देखा था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तयंग महसूस किया जोंगकुक चला गया है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।